आज आसाराम के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ये साफ होगा कि आसाराम सलाखों से बाहर आएगा या उसकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। नाबालिग से रेप केस में आज जोधपुर की सेंट्रल जेल में आसाराम पर फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते अदालत जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही लगेगी और सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि 8 बजे के करीब जज फैसला सुनाने के लिए कोर्ट पहुंचेंगे। आसाराम पर शाहजहांपुर की नाबालिग की जोधपुर के आश्रम में रेप का आरोप लगा था और आसाराम पर पॉक्सो समेत रेप की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज है। अब आज फैसला होगा कि 4.5 से ज्यादा साल का वक्त जेल में गुजार चुके आसाराम का आगे क्या होगा। आज बचेगा या नपेगा आसाराम? मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना। चंद घंटे बाद बाबा की किस्मत का फैसला। गंदी राजनीति चल रही है, परेशानी हो रही है। गंदी राजनीति चल रही है, परेशानी बढ़ा रहे हैं। रेप के आरोपी आसाराम का आज क्या होगा? सिर्फ थोड़ा सा इंतजार और 77 बसंत पार कर चुके आसाराम के कुंडली में आगे क्या लिखा है, यह पूरे देश के सामने होगा। एक ऐसा फैसला जिससे तय हो जाएगा कि खुद को संत और साधु कहने वाले आसाराम पर लगे नाबालिग से रेप के आरोप सही है या नहीं। जिस जेल में आसाराम 4 साल 7 महीने 24 दिन गुजार चुका है, आज उसी जेल में आसाराम की जिंदगी के अगले अध्याय लिखे जाने हैं। जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा अब से थोड़ी देर बाद जेल में ही फैसला सुनाएंगे और बैरक नंबर 2 में सुनवाई के आधार पर ही आसाराम की किस्मत तय होगी। वो आ जाएंगे यहाँ 8 से 8:15 के बीच, और अब जज साहब को तय करना है कि वो कैसे फैसला सुनाएंगे या कितने बजे होगा, उसमें कितना समय लगेगा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कार्रवाई मेरे हिसाब से 8 से 8:30 के मध्य शुरू हो जाएगी। आसाराम पर चंद घंटे बाद फैसला आने वाला है, तो उनके वकील और समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद कम से कम अब आसाराम को सलाखों से आजादी मिलेगी। प्रोसिक्यूशन का केस ये तो मेरे हिसाब से तो बेसिकली 376 का केस बनता नहीं है। That's why we challenge that those all orders. Anyhow, we didn't get any relief from High Court or the Supreme Court. लेकिन अब वर्डिक्ट आ रहा है फाइनल, तो शायद एक्विटल हो। फैसला आने वाला है, आने वाले फैसले में कुछ घंटे बाकी हैं, तो हमें क्योंकि न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आसाराम के समर्थक न्यायपालिका की दुहाई दे रहे हैं, तो शाहजहांपुर की रेप पीड़ित के परिवार को भी इंसाफ का पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। 4.5 साल से हम इस इंतजार में हैं कि हमें न्याय मिलेगा। जोधपुर में नाबालिग से रेप केस में अगर आसाराम दोषी हुआ तो तय मानिए उसे लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर बरी भी हो गया तो भी जेल से बाहर आना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर के साथ आसाराम पर गुजरात के सूरत में भी 2 बहनों से रेप का केस दर्ज है। तभी तो कभी खुद को भगवान बताने वाले आसाराम ने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया है। फैसले के बारे में कल उन्होंने कहा कि होगा वही जो राम रची रखा, वो उसके लिए तैयार हैं। जो राम ने रच दिया वही होगा, उसके लिए पूरी तरह तैयार। यानी आसाराम की किस्मत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आसाराम जेल की सलाखें पकड़कर ही रहेगा या उसकी मुश्किलें कुछ कम होंगी, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। दिल्ली से गोनिका अरोड़ा के साथ जोधपुर से मनीष झा और मनीष शर्मा, इंडिया टीवी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष झा जोधपुर से, और इसके अलावा सौरभ श्रीवास्तव इंदौर में मौजूद है आसाराम के आश्रम में। सबसे पहले रुक करते हैं हम जोधपुर का, जहां पर मनीष है। मनीष, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो अदालत है ये बिल्कुल अलग अदालत होगी क्योंकि जेल में ये बनाई गई है, और दूसरी बात है किस तरह से यहाँ पर काम शुरू होगा और कितने बजे तक हो सकता है कि फैसला सुना दिया जाए? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय जोधपुर के कोर्ट परिसर में खड़ा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि 7 सवा 7 तक इस मामले में फैसला सुनाने वाले स्पेशल जज इस कोर्ट परिसर में आएंगे, अपने कोर्ट रूम में जाएंगे और फिर यहां से कुछ अपनी कानूनी कार्रवाई करने के बाद अपने स्टाफ को लेकर गाड़ी से यहां से फिर कुछ ही दूरी में स्थित जोधपुर के सेंट्रल जेल में जाएंगे और लगभग 8 बजे के बाद 8 सवा 8 तक जज साहब जोधपुर सेंट्रल जेल में जो स्पेशल एक कोर्ट बनाया गया है, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, जैसा कि हमारे दर्शकों को
जेल के डीआईजी बता भी रहे थे जी। तो वहां पर 8 साढ़े 8 बजे से ये कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि इस मामले में आसाराम और दूसरे आरोपियों के वकील को भी जाना है, तो यहाँ कोर्ट अथॉरिटी उसके लिए भी पास इशू करेगी ताकि वो लोग भी जेल में जा सके और उसके बाद फैसला सुन सके। बिल्कुल। और इंदौर के जिस आश्रम से सौरभ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, हम बता दें कि इसी आश्रम से आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पहले भी लोगों ने देखा था कि किस तरह का पूरा ड्रामा किया गया था। सौरभ, ये बताइए कि वहां किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या आश्रम में लोग हैं या आश्रम को खाली करा दिया गया है? क्योंकि जोधपुर का आश्रम कल खाली करा दिया गया था, आशंका थी कि वहां लोग जमा हो रहे हैं। इंदौर के क्या हालात? देखिए, जिस आश्रम के बाहर हम खड़े हैं, ये आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रेप के घटना जब हुई थी उसके बाद से आसाराम बापू इधर उधर से फरार हो रहा था, भाग रहा था और लुका छुपी पुलिस के साथ खेल रहा था। और यही वो आश्रम है जहां पर उसने पनाह ली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये सबसे बड़ा आश्रम है जहां पर वो पनाह लिया था। और ये जो हमारे बैकग्राउंड आप पीछे देख सक रहे हैं, ये पीछे करीब 2 एकड़ से ज्यादा के वहां पर ये फैला हुआ ये आश्रम है। और बड़ी बात यह है कि बड़ी मुश्किल के बाद से जब राजस्थान पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और दबाव में लिया मध्य प्रदेश पुलिस को, उसके बाद से आसाराम बापू को यहां से गिरफ्तार किया गया था आधी रात में। ये 2013 सितंबर की बात है जब यहां से आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। पूरा ये इलाका सौरभ, आप और मनीष, आप दोनों ही इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ही इस पूरे मामले में अपडेट होते रहेगा, यानी अपडेट्स आते रहेंगे और हम आपके पास लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आसाराम पर फैसले को देखते हुए जोधपुर छावनी में तब्दील हो चुका है और पुलिस को आशंका है कि राम रहीम पर फैसले के बाद जिस तरह उनके समर्थकों ने उपद्रव किया, कुछ वैसा ही आसाराम के समर्थक भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जोधपुर जेल से लेकर शहर के हर कोने पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने भी फ्लैग मार्च किया। खौफ किसे कहते हैं ये इस वक्त कोई जोधपुर से पूछे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया है। ये तैयारी है आसाराम के अंधभक्तों से निपटने के लिए। साफ है कि कानून तोड़ने वालों पर डंडा चलेगा। ये आसाराम पर कोर्ट के फैसले की रात है और पूरे जोधपुर में इस समय हाई अलर्ट है। देश भर में जो 427 आश्रम है आसाराम के, खुफिया रिपोर्ट ये है कि करीब 20,000 लोग वहां से अलग अलग माध्यमों से यहां पर आ सकते हैं। दफा 144 लगी हुई है, कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इससे पहले जोधपुर शहर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। शहर वासियों के साथ साथ समर्थकों को बता दिया गया कि कोई भी उपद्रव किया तो उसकी खैर नहीं होगी। आसाराम के समर्थकों को एक सीधा संदेश कि अगर उपद्रव किया तो खैर नहीं। पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है, एसटीएफ की टीम है, आरएसी के बटालियन, आप देखिए हाथों में लाठी डंडा लेकर जा रहे हैं। वज्र, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक साथ यहां पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। जेल में आसाराम की नींद उड़ी है तो जेल से बाहर पुलिस भी टेंशन में है। वजह है आसाराम के वो भक्त जिनके बड़ी संख्या में जोधपुर में होने की खबर है। इसलिए सुरक्षा शहर में है तो उस जेल में भी है जहां फैसला सुनाया जाना है। कैंपस की सुरक्षा आरएसी के पास रहेगी और जेल के अंदर की सुरक्षा हमारे पास रहेगी। उसके लिए उचित संख्या में जो स्टाफ है वो डिप्लॉय किया जा चुका है। उनकी तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा चाक चौबंद है। बंदियों की जहां तक सवाल है कि वो वहां तक नहीं पहुंचे, वो व्यवस्था भी हमने कर ली है। जोधपुर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू है। पुलिस के करीब 3000 जवानों को तैनात किया गया है। 5 आरएसी की अतिरिक्त कंपनियां और एसटीएफ भी तैनात है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी सुरक्षा बेहद सख्त है। में हमने शहर के मेजर एरियाज को कवर किया है। बोथ एज ए टेक्टिकल अरेंजमेंट। जो 144 की पालना चल रही है नाकाबंदी पे, सीलिंग पॉइंट्स पे, और व्यवस्था पूरी माकूल है। अभी तक ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसला राजस्थान के जोधपुर में आना है, लेकिन इसे लेकर टेंशन आधे हिंदुस्तान में दिख रही है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राजस्थान के साथ हरियाणा और गुजरात में भी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से दिल्ली तक आसाराम समर्थकों से निपटने की पुख्ता इंतजाम है। तमाम फील्ड फॉर्मेशन है दिल्ली पुलिस का, उन सबको अलर्ट किया गया है और एडिक्वेट तरीके से एक हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस के साथ इनका प्रेजेंस रहेगा। आसाराम के आश्रम का दावा है कि बाबा ने समर्थकों से अपील की है फैसले के बाद भी शांति बनाए रखें।
बापूजी ने एक ही बात बोली है कि मेरा कोई भी साधक इधर उधर नहीं भटकेगा, जोधपुर आने के लिए न पैसा खर्चेगा, न समय गंवाएगा, न स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। अपनी दिनचर्या को लागू रखिए, अपना संकल्प कायम रखिए। मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा और कहाँ जाऊंगा। आसाराम के समर्थक बाबा की रिहाई को लेकर पहले भी सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके अलावा रेप के आरोपी राम रहीम के फैसले के बाद उसके समर्थकों ने जिस तरह शहर को जलाया था, वो भी पुलिस के लिए चिंता का सबब है। तभी जोधपुर पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दिल्ली से अभय पराशर के साथ जोधपुर से मनीष भट्टाचार्य और अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं जोधपुर कोर्ट के बाहर से, हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा इंदौर के आसाराम के आश्रम से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे, लगातार इस मामले में अपडेट लेंगे। यौन शोषण केस में जेल में बंद आसाराम पर आज फैसला आने वाला है। शाहजहांपुर की एक दलित नाबालिग लड़की से रेप केस में फंसे आसाराम पर जोधपुर की स्पेशल कोर्ट में SC/ST एक्ट के अलावा कई और मामले भी चल रहे हैं, जिसमें पॉक्सको भी शामिल है। 7 अप्रैल को मामले में सुनवाई पूरी हो गई और उसके बाद ये तय किया गया कि 25 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि आसाराम पर फैसला कोर्ट में नहीं बल्कि जोधपुर सेंट्रल जेल में अंदर ही सुनाया जाएगा। रेप केस में फंसा आसाराम पिछले करीब 4.5 साल से जोधपुर की इसी जेल में कैद है और अब आज जब फैसला आने वाला है तो फैसला भी उसे इसी जेल में सुनाया जा रहा है। सवाल ये था कि जब पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई तो फैसला सुनाने के लिए जेल में अदालत क्यों लगाई जा रही है, और दूसरा अहम सवाल ये कि फैसला सुनाने के लिए जेल में तैयार हुए कोर्ट की व्यवस्था कैसी है। जो पंजाब में हुआ राम रहीम के टाइम, उसके कारण पुलिस प्रशासन और प्रशासन चौकन्ना था। उन्होंने न्यायालय से ये कहा कि साहब यदि न्यायालय में यदि बंदी को लाया जाता है और वहाँ फैसला सुनाया जाता है तो काफ़ी इससे दुविधा हो सकती है प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में। तो उन्होंने ये अलाउ किया कि जेल के अंदर फैसला सुनाया जाए। दरअसल 7 अप्रैल को जैसे ही कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई, राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बिना देरी किए हाई कोर्ट में अपील कर दी कि आसाराम मामले पर फैसला जेल के अंदर कोर्ट लगाकर सुनाया जाए। वसुंधरा सरकार को डर है कि आसाराम के खिलाफ फैसला आने पर समर्थक राज्य में अराजक स्थिति खड़ी कर सकते हैं। अगर आसाराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जाती है तो जोधपुर में पंचकुला जैसी हिंसक स्थिति बन सकती है और यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने सरकार की बातों पर मुहर लगा दी। पहले यहाँ टाडा कोर्ट लगता था, तो अदालती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास पहले से ही है और इस केस में भी आसाराम जी की ट्रायल भी कम से कम महीने भर जेल के अंदर पहले हो चुकी है। तो हम इसके लिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। जेल के अंदर कोर्ट को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट के चुनिंदा कर्मचारियों और दोनों पक्षों के वकील के अलावा किसी अन्य को एंट्री नहीं मिलेगी। आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर आसाराम के बैरक नंबर 2 के पीछे के हॉल को कोर्ट रूम का रूप दिया गया है। जोधपुर की ये सेंट्रल जेल इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए तैयार की गई थी, जिसमें अब तक आतंकी ही पेश होते आए थे। 31 साल पहले अकाली नेता गुरुचरण सिंह तोहरा की सुनवाई जोधपुर की सेंट्रल जेल में इसी जगह अस्थायी कोर्ट में हुई थी। मतलब जोधपुर जेल में कोर्ट की पूरी व्यवस्था पहले से ही थी। कोर्ट के पास सरकार की ओर से दी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, जिसमें हंगामे, तोड़फोड़, आगजनी और बवाल की आशंका जताई गई थी। इसलिए आज का फैसला जोधपुर जेल से ही बाहर आएगा। मनीष झा, इंडिया टीवी, जोधपुर, राजस्थान। बड़ा सवाल आज आसाराम का क्या होगा। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे जोधपुर से संवाददाता मनीष और इंदौर से सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, काफी संगीन ये अपराध हैं कि बड़े से बड़े वकील भी आसाराम को बेल नहीं दिला पाए। अगर सजा की बात करें तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? देखिए, जिन धाराओं के तहत पूरा मुकदमा चला है उसमें आईपीसी की कुल 9 धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा SC/ST एक्ट, पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराएं इसमें लगी हुई है। इसमें कानून के मुताबिक जीवन पर्यंत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर इस मामले में आसाराम को दोषी ठहराया जाता है तो जो कानून का प्रावधान है उसके तहत अदालत अधिकतम इस मामले में ताउम्र जेल में रहने का आदेश दे सकती है।
अब अगर आप इस केस में देखें तो खास करके आसाराम के वकील सबसे भी जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि जो पीड़ित लड़की ने अपना बयान दिया था, मैं आपको बताऊं कि ये एक पहला केस था जिसमें 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको याद होगा कि निर्भया कांड के बाद यह तय हुआ था कि अगर कोई बलात्कार या यौन शोषण से पीड़ित लड़की है, उसको कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा, वो जहां संभव हो वहां पर अपना एफआईआर दर्ज करा सकती है। और ये पहला केस था जिसमें 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसे फिर ट्रांसफर किया गया था जोधपुर में, और यहां पर पूरा मुकदमा चला था। जी मनीष, एक और चीज आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि पॉक्सो के तहत हाल फिलहाल में जो सरकार ने बदलाव किए थे और जो नया कानून बना है जिसमें फांसी का भी प्रावधान है नाबालिग से रेप का, क्या उसका कोई असर इस फैसले पर पड़ सकता है? देखिए, क्रिमिनल लॉ साफ तौर पर यह कहता है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो कानून आज है, ये कानून उस समय नहीं लागू हो सकता जब अपराध हुआ है। जिस दिन अपराध हुआ है, यानी 2013 की घटना है, 15 अगस्त 2013 की घटना है, उस दिन भारतीय कानून में जो जो प्रावधान थे उसके मुताबिक ही सजा होगी। लेकिन इसमें अहम बात यह भी है कि 15 अगस्त 2013 की तारीख अगर आप याद करें तो निर्भया कांड जब दिसंबर 2012 में हुआ था, उसके बाद फिर एक कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिश के आधार पर सरकार ने पहले ही कुछ कानूनों को संशोधित किया था, जिसके तहत काफी कड़े कानून हैं और यही वजह है कि उन कानून के तहत जो मुकदमा चला। जी बिल्कुल, उन्हीं कानूनों के अंतर्गत सजा भी होगी।